Hello everybody, this is Vishal from Stockbox Technologies and welcome to Stockbox Business Standard Analysis video। यहाँ पे हम लोग बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को एनालाइज करते हैं, एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, जो भी हमें लगे कि जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए और ऐसा आर्टिकल जिसे डिकोड करके हम खुद सीख पाएँ। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। केयरिंग फॉर द एल्डरली, लॉन्जेविटी डिविडेंड कैन बी बोथ अ बर्डन एंड एन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे बात हो रही है लॉन्जेविटी डिविडेंड की। डेमोग्राफिक डिविडेंड पता है आपको, ये वर्ड काफ़ी यूज होता है आजकल, डेमोग्राफिक डिविडेंड, और इंडिया के एस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। और यही यूज करते हैं हम लोग जापान के कॉन्टेक्स्ट में भी और इस वक्त चाइना के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग ये यूज़ करते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? हमारा इस वक्त इंडिया में आप देखें तो 60-65% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है, ठीक है। मतलब ये पैसे कमाएगा, ये इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्टिविटी है, लेबर का काम कर सकते हैं, स्किल काम कर सकते हैं, मैनेजर्स बन सकते हैं, हर चीज लोएस्ट से लोएस्ट जो जॉब्स हैं और जो हाईएस्ट पोजीशंस है वहां तक के लिए वी हैव लॉट्स ऑफ पीपल, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, you know, they are young and they are energetic, so they can carry the economy वहां तक जहां तक हमें हमारा गोल है, ठीक है। तो बात ये हो जाती है कि प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम पे। सबसे पहले यूथ जो है वर्किंग, वेस्टर्न कंट्रीज में आप चाहिए, क्यों इंडियंस वहां पे इतने काम कर रहे हैं? मिडिल ईस्ट में यूथ, इंडियन यूथ इतने क्यों है, ठीक है। यूरोप में इंडियन यूथ इतने क्यों है? आपने सवाल पूछा, नॉट जस्ट बिकॉज कि इंडिया से आपको बहुत सस्ते में लेबर मिल जाएंगे, नहीं। यूएस में जितने भी इंडियंस हैं उनकी सैलरी देखिए। यूएस में इंडियंस सबसे रिचेस्ट डायस्पोरा में से एक है, सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक में आते हैं इंडियंस। क्यों? ऐसा तो नहीं है कि इंडियंस वहां पे सिर्फ इसलिए जा रहे हैं बिकॉज दे आर चीप लेबर, दे आर नॉट चीप लेबर, दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड डायस्पोरास इन इंडिया, सॉरी आउटसाइड इंडिया। सो रीजन ये है कि सबसे पहले दे डोंट हैव द डेमोग्राफिक डिविडेंड, उनके पास यूथ कम है, उनके पॉपुलेशन में बूढ़े लोग ज्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन कम है। तो इसीलिए उन्हें इंडिया जैसी कंट्रीज और जो दूसरी कंट्रीज है जहाँ पे सरप्लस है हमारे पास, आप कह सकते हैं वर्किंग पॉपुलेशन का, वहां से वो लोगों को अपनी कंट्री में आने देते हैं। जो लोग स्किल्ड हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, उन्हें खूब अच्छी लाइफस्टाइल और पैसे दिए जाते हैं ताकि वो वहां पे रह सके, वहां पे ही रहें, वो जगह उन्हें पसंद आए। दे हैव टू मेक श्योर दैट हैपेंस। वैसे ही अगर आप देखें तो इसी से ये आर्टिकल इसी से रिलेटेड है कि साइट्स ऑफ डाइंग इटालियन विलेजेस पॉपुलेटेड ओनली बाय द एल्डरली एंड एम्प्टी अपार्टमेंट ब्लॉक्स इन चाइना बीइंग डिमोलिश्ड टेल अस अ लॉट अबाउट द ग्रिम चैलेंज ऑफ अनफेवरेबल डेमोग्राफिक्स। आप इटली जाएंगे अगर तो वहां पे देखेंगे डाइंग विलेजेस हैं, मतलब ऐसे विलेजेस जहां पे सिर्फ बूढ़े लोग हैं। और मैं बताऊं आपको, इंडिया में भी ऐसे विलेजेस हो गए हैं, लेकिन उसका रीजन कुछ और है। साइट्स ऑफ डाइंग विलेजेस पॉपुलेटेड ओनली बाय एल्डरली और एम्प्टी अपार्टमेंट ब्लॉक्स मिलेंगे आपको चाइना में, जिन्हें डिमोलिश किया जा रहा है, जो शो करते हैं ग्रिम चैलेंज अनफेवरेबल डेमोग्राफिक्स का। जापान में जाइए, बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, तो अनफेवरेबल डेमोग्राफिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इंडिया में भी एजिंग पॉपुलेशन है इस वक्त, ठीक है, कपल विद डिक्रीजिंग फर्टिलिटी रेट, हमारी फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, बच्चे अब कम हो रहे हैं, ठीक है। बूढ़े लोग कुछ दिन में ज्यादा प्रोड्यूस होंगे रादर देन नए बच्चे, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है और बूढ़ों की पॉपुलेशन काफी स्पीड से बढ़ते जाएगी। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज set to offset the country's demographic dividend in the years to come. Senior citizens, that is people aged 60 years and above, comprise a little over 10% of the population. इस वक्त सीनियर सिटीजन मतलब 60 साल से ऊपर के लोग सिर्फ 10% है हमारे पॉपुलेशन में, ठीक है। ट्रांसलेटिंग इनटू 104 मिलियन, लेकिन 10% भी कितने होते हैं? करीब करीब आप देखिए 10 करोड़ और 40 लाख। 2050 तक एल्डरली पॉपुलेशन हो जाएगी 3 गुना आज से, मतलब 25 साल में 3 गुना बढ़ जाएंगे हमारे यहाँ 60 साल से ऊपर के लोग। 319 मिलियन 31.9 मतलब 32 करोड़ के करीब हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली, जो है 19.5 का % ऑफ टोटल पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज डबल हो जाएंगे और नंबर्स में 3 गुना हो जाएंगे, 100 से 300 के करीब हो जाएंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो एक रिसेंटली एक पोजीशन पेपर रिलीज हुई बाय नीति आयोग ऑन सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया, जिन्होंने एक रिमार्केबल जॉब किया है कंटेक्चुअलाइज करने में नीड्स ऑफ सीनियर पॉपुलेशन की। क्या पॉपुलेशन, सीनियर पॉपुलेशन की नीड होंगी
आगे जाकर। और ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या डिफिशियंसीज हैं रेगुलेटरी प्रोविजंस में, एक्सेसिबिलिटी में और पुअर इंप्लीमेंटेशन में ऑफ सर्विसेज इन सीनियर केयर। पॉपुलेशन एजिंग इंडिया में एसोसिएटेड है विद शिफ्टिंग डिजीज बर्डन, राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो, इवॉल्विंग फैमिली स्ट्रक्चर्स, ऑल्टर्ड कंजम्पशन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन लेबर मार्केट। काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली यहाँ पे, ठीक है। जो पॉपुलेशन एजिंग की बात हो रही है, हमारी पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन जो है इंडिया में, वो एसोसिएटेड है शिफ्टिंग डिजीज बर्डन, डिपेंडेंसी रेशियो का बढ़ना, फैमिली स्ट्रक्चर्स अब इवॉल्व हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जॉइंट फैमिलीज अब नहीं रहती, कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो चुका है और स्ट्रक्चरल चेंज आ चुके हैं लेबर मार्केट्स में भी। तो इसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम सबसे ज्यादा है इस वक्त, क्योंकि सबसे अब लेबर मार्केट स्ट्रक्चर जो चेंजेस आए उसमें देखिए हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे होते हैं, दे डोंट हैव टाइम, बच्चों के लिए टाइम नहीं, राइट। एंड कोई भी इंसान अपने बच्चों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है, तो पेरेंट्स पे तो ध्यान देना इज लाइक आप भूल जाइए, वो सेकेंडरी और टर्शरी में आ जाता है आपके लिए। ऐसा हो जाता है आजकल, जितनी भी जो ये सेक्सुअल चेंज है सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, वो इसी तरीके से है। एंड ये भी मजबूरी है, बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, right? Labor market is also very competitive. So rise of nuclear family systems and increased medical expenditure, for instance, add to vulnerability of the elderly. तो यहाँ पे elders और ज़्यादा vulnerable हो जाते हैं हमारे इन चीज़ों की वजह से। ये पेपर एम्फसाइज करता है कुछ डिस्टर्बिंग रियलिटीज में इंडिया के सीनियर केयर इंडस्ट्री का, जैसे क्लोज टू 75% ऑफ एल्डरली सफर करते हैं 1 या मोर क्रॉनिक डिसीजेस से, ठीक है। 75% से के अराउंड एल्डरली है, इन्हें क्रोनिक, एक या उससे ज्यादा क्रॉनिक डिजीज है, जबकि 1 in 3 के डिप्रेसिव सिम्टम्स है एंड कंप्लेन करते हैं ऑफ लो लाइफ सेटिस्फैक्शन इन दी ओल्ड एज। तो यहाँ डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं और वो लो लाइफ सेटिस्फैक्शन के बारे में भी कंप्लेन करते हैं। हाई डिजीज बर्डन इज aggravated by lack of proper geriatric illness management. Additionally, their lives are made difficult by inaccessible physical infrastructure, weak and fragmented social safety nets. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, देखिए हाई डिजीज बर्डन है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये वीक है, फ्रैगमेंटेड है, सोशल सेफ्टी नेट्स वीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, फूड इनसिक्योरिटी है और लोनलीनेस भी है, क्योंकि माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा है। गांव में अगर आप देखेंगे, इंडिया में कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे आपको सिर्फ बूढ़े लोग मिलेंगे, जितने भी यूथ हैं वो सारे वो गांव छोड़ के जा चुके हैं शहरों में काम करने के लिए। फॉर इंस्टेंस 54% ऑफ एल्डरली वुमेन आर विडोज एंड 9% ऑफ देम रिसाइड अलोन। At the same time, 78% of elderly live without pension, while only 18% are covered by health insurance. सिर्फ 18% के पास हेल्थ इंश्योरेंस और 78% ऑफ एल्डरली लिव विदाउट पेंशन, और ये जो विदाउट पेंशन है ये और ज्यादा आगे बढ़ने वाला ही है। द इंपॉर्टेंट लेसन्स टू बी लर्न हियर, इंपॉर्टेंट लेसन है, जैसे एक एवरेज इंडियन वर्कर रिसीव करता है लेस देन 8 years ऑफ एजुकेशन। द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग अ पॉपुलेशन टेक्स टाइम लगता है, और ये जनरेशनल है, एक पूरे जनरेशनल चेंजेस है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आप तुरंत ये 10 साल में कर देंगे। टैकलिंग सोशल एटीट्यूड दैट फेवर बॉयज ओवर गर्ल्स इज इवन मोर डिफिकल्ट। एक सोशल एटीट्यूड जहाँ बॉयज को ज्यादा फेवर दिया जाता है इन चीजों में, गर्ल्स के मुताबिक ये और ज्यादा डिफिकल्ट है, और इंडिया हैज नॉट डन वेल इन ईदर, and this does not augur well for countries growing elderly population. तो इंडिया ने इन दोनों चीजों में कुछ खास एफर्ट्स नहीं डाले हैं, या तो कुछ खास तरक्की नहीं की है, और इसकी वजह से हमारा जो एल्डरली पॉपुलेशन है ना, इन्हें आगे और दिक्कत आ सकती है। और अभी भी जो परेशानियां हैं उनका रीजन यही है, क्योंकि ये चेंजेस 10 साल 15 साल में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत लंबा टाइम लगता है ऐसे चेंजेस को इंप्लीमेंट करने में। अगर गवर्नमेंट ने 2000 ईस्वी में कुछ ऐसा शुरू किया होगा तो उसके इफेक्ट्स आपको अब जाके पूरी तरीके से देखेंगे 2024 में। हेल्थ के फ्रंट पे देखें तो ये पेपर कह रहा है कि बेटर वेलनेस और थेरेपेटिक इंटरवेंशन होने चाहिए, ताकि फिजिकल और मेंटल हेल्थ सर्विसेज और इमरजेंसी रिस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए एल्डरलीज के लिए, हमारे जो क्योंकि अभी ये बनना शुरू होंगे, तभी वो टाइम आएगा जब हमारे पेरेंट्स या हम
हम इन सर्विसेज का और इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठा पाएंगे। इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी विद हेल्थ केयर थ्रू द यूज ऑफ वेरेबल डिवाइसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्मार्ट हाउसिंग एंड वेल डेवलप्ड टेलीमेडिसिन मार्केट हैव ह्यूज पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ सीनियर। यहाँ पे कुछ सोल्यूशंस भी दिए गए हैं देखिए इस आर्टिकल में, जैसे कि टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हेल्थ केयर के साथ, जैसे वेरेबल डिवाइसेज हैं आजकल, ठीक है, आप अपने हाथ में पहन सकते हैं, कहीं भी पहन सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्मार्ट हाउसिंग, टेलीमेडिसिन मार्केट है, राइट, आप फोन पे ही और कंसल्ट कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं, तो इससे सीनियर्स की लाइफ बहुत इंप्रूव हो सकती है। इंक्रीजिंग कवरेज ऑफ पेंशंस, जेरियाट्रिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिफॉर्म्स, सीनियर केयर प्रोडक्ट्स पे टैक्स थोड़ा कम कर दिया जाए, एनकरेज किया जाए। रिवर्स मॉर्गेज मैकेनिज्म कैन ब्रिंग elderly within the ambit of formal financial institutions। रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है? अब जैसे आप अपने घर को गिरवी रख के लोन लेते हैं और इंटरेस्ट देते हैं ना बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, राइट, आपने लोन लिया है, तो यहाँ पे एक ऐसा ही उल्टा सिस्टम हो सकता है जहाँ पे आप रिवर्स कर सकते हैं इसका, आपको यहाँ पे बैंक पैसे देगी, राइट, और आप उससे अपना पूरा काम चला सकते हैं, पेंशन टाइप आप उसे यूज कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं रिवर्स मॉर्गेज। तो मॉर्गेज में आपके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यहाँ पे अच्छी प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड या हाउस या कुछ ऐसी फिक्स प्रॉपर्टी। प्राइवेट सेक्टर, नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, दे नीड टू स्टेप इन यहाँ पे, ठीक है, ताकि इन नीड्स को फुलफिल किया जाए। मोस्ट कंट्रीज में केयर इकोनॉमी रन करते हैं प्राइवेट एजेंट्स, एंड दैट इंक्लूड्स बोथ पेड एंड अनपेड वर्क रिलेटेड टू सपोर्टिंग पीपल। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑल्सो कॉल्स फॉर ट्रांजिशन टू मोर फ्लेक्सिबल वर्किंग मॉडल्स, जहाँ पे रिजिड एम्प्लॉयमेंट करियर्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी द रूल। तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आगे बढ़ने वाली है। देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आप जापानीज लोगों की देखेंगे तो काफी अच्छी है, ये 80+ है इन इकोनॉमीज में। अगर आप देखें यूएस में भी बहुत बढ़िया है, साउथ कोरिया में बहुत अच्छा है, तो इंडिया में भी ऑफकोर्स ये 80+ होगा, 85+ होगा। एंड दिस कॉल्स फॉर अ ट्रांजिशन टू अ मोर फ्लेक्सिबल वर्किंग मॉडल, जहाँ पे रिजिड एम्प्लॉयमेंट करियर्स आर नो लॉन्गर नेसेसरली द रूल। इंस्टेड गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को रीथिंक करना चाहिए रिटायरमेंट एज, ताकि अनलॉक कर सके लॉन्जिटिविटी डिविडेंड को। इसकी वजह से लोग यंग भी रहेंगे लंबे समय तक, और ये फिस्कली भी सस्टेनेबल रहेगा, वो पैसे भी कमाएंगे, वो डिपेंडेंट भी नहीं रहेंगे, तो और हायर इनकम टैक्स रेवेन्यूज भी आएगा। तो इनका कहना यह है कि जो 60 साल का हमने रिटायरमेंट एज लगाया हुआ है ना, इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए, ठीक है, ये ऐसा फिक्स नहीं करना चाहिए। तो ये लोग वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट भी रहेंगे, इनकी सेविंग्स भी बढ़िया होगी, टैक्स भी देंगे और अर्न भी करते रहेंगे। आते हैं अगले आर्टिकल पे। बिटकॉइंस मार्केट वैल्यू एक्सीड्स $1 ट्रिलियन आफ्टर ओवर 2 years। 2 साल के बाद बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू अगर आप देखेंगे तो $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि ऐसा हुआ था 2 साल पहले, और आई थिंक ये नवंबर या दिसंबर की ही बात होगी। तो बिटकॉइन इज राइडिंग हाई, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, और इन्होंने लीप किया है 22% दिस ईयर टू $52,005, पुशिंग इट पास द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे है 1 ट्रिलियन? आप देखिए कितने मिलियन बिटकॉइन है, आई थिंक 21 पॉइंट समथिंग मिलियन, राइट, ये फिक्स्ड है, ठीक है, बिटकॉइन की वैल्यू फिक्स्ड है, और अभी इसकी वैल्यू सॉरी नॉट वैल्यू बट नंबर ऑफ बिटकॉइंस, ठीक है, टोटल इतने ही बिटकॉइंस है और ये हमेशा फिक्स रहने वाले हैं 21 पॉइंट समथिंग। एंड अगर आप $52,000 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये $1 ट्रिलियन के आसपास आएगा आपको। तो इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंपनी का या स्टॉक का भी मार्केट कैप, ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो इट्स रिसर्जेंस हैज इलेक्ट्रिफाइड द ब्रॉडर क्रिप्टो करेंसी मार्केट। ब्रॉडर मार्केट मतलब एक तो ये हो गया बिटकॉइन हमारा, और ब्रॉडर में आ जाते हैं बाकी टोकन्स, जैसे कि और भी बहुत सारे टोकन्स होते हैं, राइट, लिंक है, चेन लिंक है, सोलाना है, डॉज कॉइन है, बहुत सारे जो ब्रॉडर मार्केट में जैसे आप बोलेंगे गेमिंग टोकन्स हैं। इसके अलावा आप देखिए मेटावर्स के भी टोकन्स होते हैं, तो वैसे ही अलग अलग, तो इंक्लूडिंग ईथर एंड अदर डिजिटल कॉइन्स विच नाउ हैज एक्सीडेड $2 ट्रिलियन as per the data from CoinGecko। Sector has been bolstered by the US regulatory approval। US में regulatory approval आ गया है, तो इसकी वजह से भी काफी बूस्ट मिल रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक बिटकॉइन का, स्पॉट बिटकॉइन का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया जाए, ETF का अभी आया है अप्रूवल फ्रॉम BlackRock एंड Fidelity अमंग अदर्स, जो अलाउ करते हैं एक्सेस टू क्रिप्टो कॉइन्स विज़ावी रेगुलर स्टॉक एक्सचेंजेस से। अब आप ETF खरीद सकते हैं बिटकॉइन के, तो अब आपको किसी स्पेशल
अगर आपको स्पॉट में बिटकॉइन लेना है तो यूएस के लोगों को आप किसी स्पेशल जगह पे ब्रोकर नहीं लेना पड़ेगा, कोई ब्रोकर से कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से इनके ETF को बाय कर सकते हैं। US spot ETFs added 60,000 Bitcoin in the first month of their launch. इन्होंने ऐड किया 60,000 Bitcoin in the first month of their launch. आते हैं कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। न्यूरालिंक एलॉन मस्क की कंपनी है, हम सबको पता है, और इनका पहला ह्यूमन पेशेंट कंट्रोल कर सकता है माउस थ्रू थिंकिंग। सिर्फ सोचकर अपने दिमाग से वो माउस को कंट्रोल कर सकता है, ये कहना है एलॉन मस्क का। तो फर्स्ट ह्यूमन पेशेंट इम्प्लांटेड विद अ ब्रेन चिप from Neuralink appears to have fully recovered and is able to control a computer mouse using their thoughts. Startup founder Elon Musk said on Monday. So इन्होंने पूरी तरीके से रिकवर भी कर लिया है इम्प्लांट के बाद, और अब ये माउस कंट्रोल कर सकते हैं अपने थॉट से। प्रोग्रेस काफी अच्छा है और पेशेंट अब फुल रिकवरी कर रहे हैं, जहाँ पे कोई इल इफेक्ट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं इन्हें। पेशेंट इज एबल टू मूव अ माउस अराउंड द स्क्रीन बाय जस्ट थिंकिंग। And Musk ने कहा कि Neuralink was now trying to get as many mouse button clicks as possible from the patients. Neuralink did not immediately reply to the Reuters request. फर्म ने सक्सेसफुली इम्प्लांट किया है चिप, ठीक है, ह्यूमन पेशेंट में। ये चिप आपके दिमाग में, दिमाग के अंदर तो नहीं लगाया जाएगा आपके, लेकिन यस आपके हेड पे ही इसे ट्रांसप्लांट किया जाएगा, राइट। ये कनेक्टेड होगा आई थिंक किसी तरीके से आपके ब्रेन से, एंड यू विल बी एबल टू कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप कह सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने सिंपल माउस कंट्रोल किया है, बट इससे इनका कहना है कि काफ़ी सारे लोगों की मदद की जा सकती है, राइट। जैसे कि जो लोग बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते, तो काफ़ी उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सेस मिल जाएगा कि वो इंटरनेट को सर्व कर पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ, हर सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाएँ अपने डिवाइसेस से को, जस्ट सारे डिवाइसेस को। लेट्स से कोई हैंडीकैप है, कोई चल नहीं सकता, ही इज ऑन अ व्हील चेयर, तो वो भी चीज़ों को कमांड दे पाएगा सोच कर, तो which is a very good thing. Indonesia brings rule to make big tech pay for media content. इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने अभी एक रेगुलेशन साइन किया जहां पे डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी होंगे उन्हें मीडिया आउटलेट्स को पे करना होगा जो कंटेंट उनका यूज कर रहे हैं वो उसके लिए। इसकी वजह से क्या होगा, एक लेवलिंग हो जाएगी प्लेइंग फील्ड की बिटवीन मीडिया इंडस्ट्री एंड बिग टेक कंपनीज। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया इंक्लूड मेटा प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, अल्फाबेट्स, and the spirit of regulation is to ensure fair cooperation between media and digital platforms. तो ऐसे ही रूल्स और भी कंट्रीज में आ रहे हैं और इंडोनेशिया ने भी अब अडॉप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इन्हें पे करना पड़ेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप किसी भी दूसरे मीडिया का आउटलेट का कंटेंट आप यूज कर रहे हैं, राइट। जैसे टीवी से उठा के आपने कोई वीडियो डाल दी यूट्यूब पे और अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो उनके पास भी वो शेयर होना चाहिए। 20-year high poverty rate hits 57% of Argentina's population. बहुत ही शॉकिंग न्यूज लगी है कि बाकी कई लोगों को, लेकिन पॉवर्टी लेवल्स स्काई रॉकेट हो गए हैं 57.4% पे ऑफ अर्जेंटीनाज 46 मिलियन पीपल इन जनवरी। हाईएस्ट रेट है, इतने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए हैं अर्जेंटीना में, पॉपुलेशन आधे से भी ज्यादा पॉपुलेशन, और ये 20 साल का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अर्जेंटीना। इन फाइंडिंग से क्विकली अनलीश हुआ एक्यूजेशन बिटवीन अर्जेंटीनाज फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट क्रिस्टीना फर्नांडिस एंड द गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हावियर मिलेई, which came to power announcing a series of shock measures. So अभी नए वहाँ प्रेसिडेंट आए हैं, who is a right wing president, and काफी शॉकिंग मेजर्स उन्होंने लिए, काफी लोग शॉक हो गए, कई लोग एक्साइटेड भी थे इस चीज के लिए, क्योंकि कंट्री में उनका कहना है कि पैसे को बिल्कुल भी सोच समझ के खर्च नहीं किया जा रहा था अभी तक, इसकी वजह से दे आर आउट ऑफ कैश, ठीक है। कई तरीके से उन्होंने कई सारी मिनिस्ट्रीज थी उन्हें भी उन्होंने खत्म कर दी, और अबाउट 27 मिलियन पीपल इन अर्जेंटीना आर पुअर एंड 15% ऑफ दोज आर माइड इन डेस्टिट्यूशन। तो बहुत बुरी हालत है अभी अगर आप देखिए फाइनेंशियली अर्जेंटीना की और अर्जेंटीना के लोगों की। सऊदी अरेबिया सेट्स अप इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स यूनिट विद सॉफ्टबैंक। सऊदी अरेबिया ने नया 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट फर्म बनाया है जिनमें इन्होंने स्ट्रिंग ऑफ डील्स अनाउंस किए, जैसे कि सॉफ्टबैंक के साथ पार्टनरशिप किया है जहां पे ये ट्रांसफॉर्म करेंगे किंगडम को इनटू एन इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। न्यू व्हीकल अलार्ड एंड सॉफ्टबैंक विल इन्वेस्ट अप टू $150 million to establish a fully automated manufacturing and engineering hub in Riyadh। तो सऊदी अरेबिया चाहता है कि इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस वो भी बने, राइट, बिकॉज दे आल्सो हैव अ गुड अमाउंट ऑफ यूथ पॉपुलेशन एंड दे वांट कि वो उन्हें काम पे लगाएं। तो इसके लिए इन्होंने सॉफ्टबैंक के साथ कोलैब किया है, $100 बिलियन का फंड है ये, ठीक है, और यहाँ पे ये इन्वेस्ट करेंगे
मैन्युफैक्चरिंग में और इंजीनियरिंग हब बनाने में सबसे पहले शुरुआत यहाँ से है। ये वेंचर बिल्ड करेगा इंडस्ट्रियल रोबोट्स बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप्ड बाय सॉफ्टबैंक एंड इट्स एफिलिएट्स विद फर्स्ट फैक्ट्री सेट टू ओपन इन दिसंबर। सबसे पहला फैक्ट्री सेट ओपन होगा दिसंबर में एंड ये इंडस्ट्रियल रोबोट्स बनाएंगे, ठीक है। और इन रोबोट्स के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसे डेवलप किया है सॉफ्टबैंक और उनके अफिलिएट्स ने। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।